साकेत की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्रणय निवेदन से जाह्नवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि उस मीठी सिहरन से वह मदहोश होती, अतीत की कटु स्मृतियों ने उसकी चेतना को जगा दिया। वह बोली, साकेत, तुम जानते हो हम दो बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ तो? उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। एक माह पूर्व जाह्नवी ने डिफेंस ऑफ कंट्रोलर अकाउंट्स के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंचकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, रमेश, AN5 सेक्शन में अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाओ। रमेश चला गया और वह अपने सामने रखी फाइल पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज आई, मे आई कम इन? यस, कहते हुए जाह्नवी ने ज्यों ही सिर उठाया। अंगातुक बुरी तरह चौंका। जाह्नवी, तुम? वह भी उसे देख कम हैरान नहीं थी, किंतु उसने स्वयं पर काबू पाते हुए कहा, मिस्टर, क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वह बोला, विशाल सिन्हा। हूँ तो मिस्टर विशाल सिन्हा, क्या आपको पता नहीं कि अपनी सीनियर अधिकारी को उसके नाम से नहीं वरन मैडम संबोधित करते हैं? ओह, आई एम सॉरी मैडम। विशाल का चेहरा बुझ गया। जाह्नवी बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है। फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है? इसे भेजने का काम आपका ही है ना? जी मैडम, दरअसल पिछले माह मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए, उससे जाह्नवी कामन्वी तृष्णा से भर उठा। वह रूखे स्वर में बोली, देखिए, ऑफिस को आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन में यह रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंचनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को जाह्नवी घर लौटी। साकेत अभी तक नहीं आए थे। उसने चाय बनाई, कुछ सैंडविच लिए और निचले फ्लोर पर पहुंच गई, मम्मी पापा के पास। दरवाजा साकेत ने खोला तो आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लाया था। अभी तुम्हें फोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं ले आओ, सब साथ पिएंगे। उसका हृदय पुलक उठा। कितना ख्याल रखते हैं साकेत मम्मी पापा का, उसकी अपनी भावनाओं का। वह सोचती बाद में है और वह पहले ही हर काम पूरा कर देते हैं। इस विचार से उसकी आंखें भर आई। साकेत उसके जीवन में ईश्वर की नेमत बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है। कुछ शाम देर तक वे दोनों मम्मी पापा से बातें करते रहे। फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। साकेत काफी थक गए थे, इसीलिए लेटते ही सो गए, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में एकाएक उसका अतीत उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। अतीत के वे पन्ने
जिन्हें अपनी जिंदगी की किताब से वह फाड़ कर फेंक चुकी थी, न जाने कहाँ से आकर उसकी आंखों के आगे फरफराने लगे। उन दिनों वह एमएससी की फाइनल कर रही थी। उमंग उत्साह से वह भरी अपने जीवन के आकाश में ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। तभी मम्मी की फिक्र ने उसकी उड़ान पर रोक लगा दी। वह हतप्रभ थी। मम्मी, यह अचानक आपको मेरे विवाह की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से ही लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। जाह्नवी, चाहती मैं भी हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो, किंतु हमारी समस्या को समझो। तुम्हारे पापा के रिटायर होने में 4 वर्ष शेष हैं। उससे पहले हम तुम्हारे और जिया दोनों के विवाह के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाहोपरांत टीचिंग कर लेना। उसने मम्मी के सुझाव को मान लिया। अब पापा ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। एक दिन वे सब एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं विशाल और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उनका रह रहकर जाह्नवी को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहारना संकेत दे रहा था कि वह उन्हें पसंद है। 4 दिनों बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही विशाल साधारण था, किंतु उसके परिवार का ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता और सबसे बढ़कर उसकी सरकारी नौकरी इस रिश्ते को स्वीकृत करने की बड़ी वजह थे। 3-4 मुलाकातों में जाह्नवी इतना तो जान गई कि विशाल दिल का साफ और स्पष्टवादी था, और जाह्नवी को ऐसे लोग पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। दिन भर वह मम्मी के साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहती और रात में फोन पर विशाल के साथ अपने भविष्य के सतरंगी स्वप्न बुनती। जिया की भी अपने होने वाले जीजू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में सभी प्रसन्न थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज दर्द उठा। जाह्नवी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और पापा को लेकर वे लोग हॉस्पिटल आ गए। पापा आईसीयू में एडमिट थे। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उपचार में जुट गए थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जाह्नवी उन्हें किसी तरह हौसला दे रही थी। यूं भी वह काफी हिम्मत थी। जिंदगी में आई किसी भी विपत्ति में घबराई नहीं थी, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नजर आता है तो सहारा पाने के लिए हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। जाह्नवी ने भी विशाल को फोन कर दिया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके आने से एक सुरक्षा का एहसास हुआ था, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच 2 घंटे बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे। विशाल ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कैंटीन में से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मनुहार करके वह सबको खिलाता रहा। उसका यह अपनत्व जाह्नवी के मन को छू रहा था। विशाल के साथ एक अदृश्य मजबूत डोर से वह बंधती जा रही थी। 2-3 दिन तक
विशाल सुबह शाम हॉस्पिटल आता रहा। फिर एकाएक उसका आना बंद हो गया। बस फोन करके वह हालचाल पूछ लेता। वह हैरान थी। वजह पूछती तो वह व्यस्तता को बात करता। 10 दिन बाद पापा घर आ गए। एक शाम फोन करके विशाल ने उसे समीप के कॉफी शॉप में बुलाया। वह पहुंची और उसके सम्मुख बैठ मुस्कुराते हुए उलाहना दिया। कितनी अब्सेंट लग गई तुम्हारी। जानते हो, पापा मम्मी जिया सभी याद कर रहे हैं। कल ही हाजिरी होने का फरमान जारी किया है। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतने में वेटर कॉफी रखकर चला गया। कॉफी पीते हुए उसने पापा का हाल पूछा। फिर बोला, जाह्नवी, आई एम सॉरी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। जाह्नवी को लगा मानो गरम कॉफी से उसके होठ जल गए हों। उसने कप टेबल पर रख दिया। उसके होठों से मुस्कुराहट विलुप्त हो गई और चेहरा विवर्ण हो उठा। ऐसा मजाक मत करो विशाल, यह मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों, ऐसी क्या व्यवस्था आ गई? तुम सुन नहीं सकोगी। मुझ में हर बात सुनने का सामर्थ्य है। तुम बोलो। जाह्नवी, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 2 बहनें हो। तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते सारा दायित्व हम दोनों पर आ जाएगा। और मैं 2 परिवारों का दायित्व उठाने को तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघले शीशे की तरह जाह्नवी का हृदय चीरते चले गए। स्तब्ध सी वह उसे ताकती रह गई। फिर एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम ही लोग आए थे न घर? क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है? जानता था, किंतु तब इस कमी को महसूस नहीं किया था। इसके दूरगामी परिणामों के विषय में सोचा नहीं था। फिर तो पापा को हार्ट अटैक पड़ना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। एक गलत निर्णय लेने से बच गए तुम। विवाह के पश्चात अगर यह हार्ट अटैक पड़ता तो क्या करते तुम? मुझे छोड़ देते? विशाल उसकी नजरों की ताब सह न सका और दूसरी ओर देखने लगा। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए वह उठ खड़ी हुई। थैंक यू विशाल, अच्छा हुआ जो विवाह पूर्व तुम्हारे चेहरे से यह सौम्यता का नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना? तो ईश्वर से प्रार्थना करना तुम्हारे घर में कभी कोई बेटी जन्म ना ले। हृदय में नफरत, क्रोध और अपमान और पीड़ा का तूफान समेटे वह घर लौट आई। किंतु घर में उसने किसी को इस तूफान का एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी कमजोर हैं, इस आघात को सह नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे वह विशाल को लेकर न जाने कितने बहाने बनाती रही। किंतु कब तक? पापा मम्मी की अनुभवी आंखों को हवाओं के बदले रूह का अंदाजा हो ही गया। सब कुछ जानकर मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बहुत बदनामी होगी जाह्नवी। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम विशाल को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। किसी भी स्थिति में हम उस पर कभी कोई बोझ नहीं डालेंगे। वह तड़प उठी। लोगों के भय से
आप मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगी जो मेरे परिवार को बोझ समझ रहा हो? क्या उसके साथ मैं प्रसन्न रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की, और आज जब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी आई तो हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से अविवाहित रहना बेहतर है। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपका बेटा नहीं, दोनों बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो दोनों डिलीवरी के समय ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो, बस स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इसे अपने परिवार की कमी समझूं? जाह्नवी ठीक कह रही है बिंदु। ऐसी घटिया सोच वाले इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। पापा बोले। उस पूरी रात वह विचारों के भंवर में डूबती उतरती रही और अंततः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर मम्मी ने पापा से कहा, जाह्नवी के लिए कोई और लड़का देखिए। नहीं मम्मी, बस अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि फिर कभी कोई कह न पाए कि इस परिवार में बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक दीदी, मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूंगी। जिया चहक कर बोली, अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, यह तो सोचो तुम्हारे पापा रिटायर। बस बिंदु, पापा ने टोका, मुझ में अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला स्वयं करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला हो, दिशा सही हो, तो इंसान मुट्ठी में आकाश भी समा जाता है। बस उसी दिन से जाह्नवी सिविल सर्विस की तैयारियों में जुट गई। प्रखर बुद्धि की स्वामिनी तो वह पहले से ही थी। अब जब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर चढ़कर बोला तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला गया। प्रथम प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी से घर में सभी आह्लादित थे। समय से जाह्नवी ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस और विभिन्न प्रांतों से आए ट्रेनीज, कुल मिलाकर वहाँ का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वह फूड कोर्ट में लंच कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। जाह्नवी मुड़ी तो अपने कॉलेज के साथी साकेत को देख एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। वह बोला, तुमने कभी बताया नहीं था कि तुम सिविल सर्विस में जाना चाहती हो। कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले अचानक लिए जाते हैं। वह मुस्कुराई। याद है, कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच कितनी खींचतान रहती थी। मेरा एक नंबर भी ज़्यादा आ जाए तो तुम्हारी यह नाक कैसे फूल जाती थी। उसने जाह्नवी की नाक पकड़कर जोर से हिलाई तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। साकेत उसे अपलक निहारने लगा। यार, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसके गाल आरक्त हो उठे, नजरें शर्म से झुक गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। जब दो लोगों के बीच सामंजस्यता हो, स्वभाव और सपने एक हों, तो अपनत्व की कोमल स्वतः फूटने लगती है। उन्हीं दिनों साकेत 4 दिनों के लिए
अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल थी वह। साकेत से मिलने की तड़प ने उसे एहसास कराया कि अपनत्व की यह कोपल प्रेम के नन्हे पौधों में बदल चुकी थी। स्नेह स्नेह 1 साल बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनीज को अपने शहर लौट जाना था। उस शाम वह और साकेत पार्क की बेंच पर बैठे थे। एकाएक साकेत ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, जानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? साकेत की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्रणय निवेदन से जाह्नवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि उस मीठी सिहरन से वह मदहोश होती, अतीत की कटु स्मृतियों ने उसकी चेतना को जगा दिया। वह बोली, साकेत, तुम जानते हो हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ तो? उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। तब जाह्नवी ने अपने अतीत को बयां करते हुए आवेश में कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? सभी अपेक्षाएं स्त्री से ही क्यों की जाती है? साकेत ने स्नेह से उसके हाथ को थपथपाकर कहा, भूल जाओ उन व्यर्थ की पूरा तनपंथी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूं कि स्त्री तभी अपने ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। जाह्नवी, विवाह के बाद कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाता, सब कुछ हमारा होता है। पति पत्नी का मात्र शरीर ही नहीं, मन भी एकाकार होना चाहिए। उसने भाव विह्वल हो साकेत के कंधे पर सिर रख दिया। फिर तो दिन पंख पखेरु से उड़ने लगे। कब दोनों की एक ही शहर में पोस्टिंग हुई, कब विवाह हुआ, पता नहीं चला। जिया मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसीलिए साकेत जबरन मम्मी पापा को यहीं ले आए और अपनी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया। सोचते सोचते जाह्नवी नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके वह निकली ही थी कि विशाल वहां आ गया। झिझकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दो जाह्नवी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आज जब मेरी 2 बेटियां हुई तब मुझे समझ आया। क्षमा किस बात की? मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंची हूँ और साकेत जैसे सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगनी हूँ। कहकर जाह्नवी अपनी केबिन की ओर चल दी। विशाल ठगा सा उसे जाते देखता रहा। कहानी पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।